A big hello to everyone and welcome to PW Only IAS. So in the previous session, we have discussed about the atmospheric circulation and wind system of the world. आज के इस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट विंड सिस्टम को हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड विच इज नोन एज जेट स्ट्रीम. जेट स्ट्रीम जहां तक यूपीएससी का सवाल है, इन ज्योग्राफी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक टू कॉम्प्रीहेंड. बट आज इस क्लास के माध्यम से हम इन्हें बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले तो इस नाम को डिकोड करते हैं. व्हाट एग्जैक्टली दिस जेट स्ट्रीम इज ऑल अबाउट. जेट स्ट्रीम का मतलब है ये कुछ ऐसी हवाएं हैं जो कि अपर ट्रोपोस्फेयर में चलने वाली हवाएं हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले भी पिछली क्लास के अंदर बताया था कि जो हवाएं हमने पिछली क्लास में पढ़ी हैं वो सरफेस विंड्स हैं, एंड दीज विंड्स आर ब्लोइंग इन दी अपर ट्रोपोस्फेयर. अपर ट्रोपोस्फेयर में चलने के कारण इनके ऊपर जो फ्रिक्शन का इंपैक्ट है वो सबसे कम होता है, और अगर फ्रिक्शन का इंपैक्ट कम होगा तो इवेंचुअली जो वेलोसिटी ऑफ द विंड होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी. वेलोसिटी ऑफ विंड क्या होगा? ज्यादा होगा. अगर वेलोसिटी ऑफ विंड ज्यादा होगा, इसी कारण से अगर वेलोसिटी ऑफ विंड ज्यादा होगा और ये अपर ट्रोपोस्फेयर में चल रहे हैं, तो अगर कोई भी जेट इनकी डायरेक्शन में आ जाता है, कोई भी फ्लाइंग जेट अगर इनकी डायरेक्शन में आ जाता है, तो उसको उसके मूवमेंट को क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा. इसी कारण से इन स्ट्रीम्स को किस नाम से जाना जाता है? जेट स्ट्रीम्स के नाम से जाना जाता है. इनके बैकग्राउंड की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब ये फ्लाइंग जेट अमेरिका से जापान और जापान से अमेरिका आ जा रहे थे ड्यूरिंग हिरोशिमा एंड नागासाकी इवेंट, उस समय पे इन विंड्स के बारे में पता चला. इस वजह से इन हवाओं को जेट स्ट्रीम का नाम दिया गया. ये जो हवाएं हैं, दीज आर टर्म्ड एज अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स. अब अपर ट्रोपोस्फेरिक तो है ही, और अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड में कुछ हवाएं होती हैं जिन्हें हम स्पेसिफिकली जियोस्ट्रॉफिक विंड्स के नाम से जानते हैं. जियोस्ट्रॉफिक विंड्स के नाम से जानते हैं. अब ये जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं. जियोस्ट्रॉफिक विंड्स अपर ट्रोपोस्फेयर में चलने वाली अपर ट्रोपोस्फेरिक हाई वेलोसिटी वेस्टर्ली विंड्स को बोला जाता है. यानी कि वेस्ट टू ईस्ट चलने वाली हवाएं हैं, अपर ट्रोपोस्फेयर में चलने वाली हवाएं हैं. अब अगर आपको थोड़ा सा बेसिक की क्लैरिटी है तो मान लीजिए मैं कहता हूं दिस इज द हाई प्रेशर, एंड लेट्स से ये है 1002 मिलीबार प्रेशर लाइन आइसोबार, एंड हियर वी हैव 990 millibar isobaric line, which indicates this one is at high pressure and this one is at low pressure. High pressure and low pressure. तो आइडियली हवा कहां चलनी चाहिए? सर आइडियली हवा चलती है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की डायरेक्शन में. सर ये है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, बट प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के साथ साथ सर इस हवा पे एक और फोर्स लगेगा जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सर इसे हम कोरियोलिस फोर्स के नाम से जानते हैं. ये जो कोरियोलिस फोर्स है, हमने पहले भी देखा था कि इस कोरियोलिस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है दैट इज परपेंडिकुलर. कोरियोलिस फोर्स की जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू दी विंड डायरेक्शन. परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन. ठीक है सर, जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी उसके परपेंडिकुलर कौन लगेगा? कोरियोलिस फोर्स लगेगा. अगर आइडियली देखा जाए तो कोरियोलिस फोर्स, अगर आइडियली देखा जाए तो विंड की डायरेक्शन क्या है? सर आइडियली तो विंड की डायरेक्शन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के साथ ही है. जहां प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा वहीं विंड की डायरेक्शन होगी. सर विंड इस डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रही है, तो सर जैसे ही इस डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रही है वैसे ही कोरियोलिस फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि परपेंडिकुलर है. एंड विंड का क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन हो जाएगा. तो विंड किस और डायरेक्ट हो गई? विंड का क्या हो गया सर? डिफ्लेक्शन हो गया, और विंड इस डायरेक्शन में चलने लगी. राइट. अब जैसे ही विंड इस डायरेक्शन में चलने लगी, पहले विंड चल रही थी इस डायरेक्शन में, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले विंड इस डायरेक्शन में चल रही थी और कोरियोलिस फोर्स इधर था, तो फाइनली डिफ्लेक्शन कहां हो गया? इस साइड में. अब जब विंड इस डायरेक्शन में चलने लगी तो कोरियोलिस फोर्स विंड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो इसको खींचेगा थोड़ा सा, तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, तो फिर कोरियोलिस फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया. तो इसका मतलब यह है
कि जो विंड है वो इस तरीके से मूव करती हुई आगे की ओर बढ़ रही है। फेयर एनफ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब एक चीज और भी हम जानते हैं कि कोरियोलिस फोर्स जो है ये प्रोपोर्शनल होता है। आप मेरे पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ विंड के। वेलोसिटी ऑफ विंड के जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी विंड की, उतना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होगा। और सर कोरियोलिस फोर्स का मतलब क्या होता है? सर कोरियोलिस फोर्स का मतलब होता है डिफ्लेक्शन। यानी कि अब अगर जब ये हवा चली तो इसके ऊपर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, इसने हवा को थोड़ा और डिफ्लेक्ट कर दिया। फिर विंड का डायरेक्शन अगर ये हुआ तो कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन, दिस इज द कोरियोलिस फोर्स। ये कौन है? ये विंड की डायरेक्शन है। उसके परपेंडिकुलर कौन है? कोरियोलिस फोर्स है। फिर जब कोरियोलिस फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, बेसिकली क्या है, कोरियोलिस फोर्स उसको नीचे की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। पहले क्या होता था, सरफेस पे कोरियोलिस फोर्स इतना ज्यादा नहीं था। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कम होती है सरफेस पे। तो अगर आप देखेंगे तो विंड्स इस डायरेक्शन में इतना डिफ्लेक्शन झेल गई। बट अब अगर कोरियोलिस फोर्स की मात्रा बहुत बढ़ गई, जैसे जैसे कोरियोलिस फोर्स बढ़ता जाएगा, कोरियोलिस फोर्स बढ़ता जाएगा, ये विंड को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगा। और एक दौर ऐसा आ जाएगा कि विंड इस डायरेक्शन में चलने लगेगी और कोरियोलिस फोर्स इस डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा। राइट? ये जो चीज है जनरली समझाई नहीं जाती है और एक बार में समझ में भी नहीं आती। इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि यहां पे विंड पहले ऐसे चलना स्टार्ट हुई, फिर इसको किसी ने खींचा नीचे, फिर ऐसी हो गई, फिर इसको नीचे खींचा, फिर ऐसी हो गई, फिर और नीचे खींचा, ऐसी हो गई। अगर यहां तक ये कोरियोलिस फोर्स खींच पा रहा था तब तो ये विंड की डायरेक्शन टेढ़ी आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है। बट अगर ये अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है तो कोरियोलिस फोर्स तो बहुत ज्यादा है तो इसको और खिंचाव मिलेगा। जैसे ही ज्यादा खिंचाव मिलेगा तो ये क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में एकदम इस आइसोबार के पैरेलल हो जाएगी। अब मेरा एक महानुभाव आया, वो कहता कि सर ये विंड डायरेक्शन तो आपके हिसाब से फिर थोड़े समय में इस डायरेक्शन में चली जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उसका आइडिया तो सही था। बट प्रॉब्लम ये है ना, अगर ये विंड इस डायरेक्शन में जाएगी तो इसका मतलब है विंड लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जा रही है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर हम आइडियल कंडीशन देखें, तो अगर हम आइडियल कंडीशन देखें जियोस्ट्रॉफिक विंड में, जियोस्ट्रॉफिक विंड में या अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड में, तो यू विल रियलाइज वन थिंग, अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड में यू विल रियलाइज वन थिंग, अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड में तो आपको एहसास होगा कि ये जो विंड है, दिस विंड इज पैरेलल टू आइसोबार, विंड इज पैरेलल टू आइसोबार। कोरियोलिस फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? आइसोबार के। कोरियोलिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू आइसोबार। और ये हवा कहां से कहां मूव कर रही है? सर वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। इसका मतलब इसे हम किस नाम से जानेंगे? वेस्टर्लीज के नाम से जानेंगे। इनको बोला जाता है जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। अब इन्हीं जियोस्ट्रॉफिक विंड का एक पार्ट बनता है जेट स्ट्रीम, जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशंस पे आपको दिखाई देंगी। अब जेट स्ट्रीम को अगर हमें समझना है तो पहली चीज हमें यह जाननी है कि जेट स्ट्रीम्स आखिर होती क्या है। ठीक है, कहां पाई जाती हैं, व्हाट आर दे, वेयर आर दे फाउंड एंड हाउ दे आर बीइंग फॉर्म्ड। क्या है वो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। जेट स्ट्रीम एक थ्री डायमेंशनल नेचर में अपर ट्रोपोस्फेयर में बहती हुई एक पाइप के अंदर बहुत तेज हवा है। जैसे आप समझें ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आपने बहुत तेज हवा से एक पाइप गुजार रखी है जिससे जेट स्ट्रीम पास कर रही है। फेयर इनफ। थ्री डायमेंशन होने का मतलब यह है कि ये जेट स्ट्रीम की लेंथ तो है ही, जेट स्ट्रीम की विड्थ भी है और डेप्थ भी है। इसका मतलब यहां पे जब आप इसकी लेंथ देखेंगे तो इट कैन गो अप टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। अगर आप इसकी विड्थ देखेंगे देन यू विल रियलाइज इट कैन गो अप टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। और डेप्थ देखेंगे तो 2 से 3 किलोमीटर की डेप्थ इनकी जेट स्ट्रीम की पाई जाती है। ये एक ऐसी मोटी पाइप है, मोटी पाइप है जिसकी विड्थ भी है, मतलब ये विड्थ भी है, लंबाई भी है और ये गहराई भी है। तो इस तरीके से बहने वाली जो हवा है उसे आप जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम जो है
इनकी विड्थ मैंने आपको बताई, डेप्थ मैंने आपको बताई, लेंथ मैंने आपको बताई। इसको ऐसा मान ले एक सिलेंडर के अंदर बहुत तेजी से हवा बह रही है, उसे ही आप जेट स्ट्रीम कह रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और है कि जेट स्ट्रीम कितनी हाइट पर चलती हैं? अपर ट्रोपोस्फेरिक हैं। ठीक है सर, ट्रोपोस्फेयर में किस हाइट तक चलती हैं? ट्रोपोस्फेयर में सर ये 6 to 8 किलोमीटर की हाइट पे चलती हैं। एंड मोर ओवर ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं इनकी जो लोकेशन है वो फिक्स्ड है। जिन जेट स्ट्रीम्स की लोकेशन फिक्स्ड होती है उन्हें हम परमानेंट जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। जैसे कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के आसपास चलने वाली जो जेट स्ट्रीम्स हैं उन्हें बोला जाता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। इन्हें बोला जाता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। और जो जेट स्ट्रीम इस 60 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर ट्रेवल कर रही हैं इन्हें बोला जाता है पोलर फ्रंट जेट। एंड ये दोनों जेट स्ट्रीम्स कौन सी हैं? दीज आर टर्म्ड एज द परमानेंट जेट स्ट्रीम्स। ये कौन सी जेट स्ट्रीम्स हैं? परमानेंट जेट स्ट्रीम्स हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, दे आर द परमानेंट जेट स्ट्रीम्स। फेयर इनफ, नो डाउट अबाउट दैट। आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या माजरा है जेट स्ट्रीम्स का। जहां मुझे पता लगा कि अगर मैं देखूं ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हवाएं बह रही हैं, राइट, इस सिलेंडर के अंदर हवाएं बह रही हैं, तो मैं ये एक बात सोचूंगा कि जो हवा इसके सबसे बीच में बह रही होगी, जो हवा बीच में बह रही होगी उसकी वेलोसिटी कंपैरेटिवली क्या होगी? उसकी वेलोसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी देन दी विंड जो कि ऊपर बह रही है। सो इसका मतलब और इसका तात्पर्य ये है मेरे दोस्तों कि हम ये बात तो तय तरीके से कह सकते हैं कि जो जेट स्ट्रीम्स हैं, these jet streams are found in those areas जहां पे अपर ट्रोपोस्फेयर है और उस अपर ट्रोपोस्फेयर के बीच में जो ये बह रही हैं इनकी स्पीड कंपैरेटिवली यहां पे बहने वाली जेट स्ट्रीम से तेज है। तो बीच के एरिया में वेलोसिटी ज्यादा है, ऊपर वेलोसिटी कम है। अब मुझसे पूछेगा सर क्यों? क्योंकि यहां पे कंपैरेटिवली फ्रिक्शन होगा, यहां पे भी नीचे की जो हवा है उसका फ्रिक्शन होगा, बट बीच की एयर जो है उसको किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं मिलता है, जिस कारणवश यहां पे बहने वाली जो तेज हवाएं हैं उन्हें हम जेट करंट के नाम से जानते हैं। ये तो हमने इसका बेसिक पढ़ा, व्हाट आर दी जेट स्ट्रीम्स, वेयर आर दे फाउंड। तो इन दोनों सवालों के जवाब के बाद मुझे पता लगा कि जेट स्ट्रीम्स आर दी अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स। सर सही है। क्या वो 3 डायमेंशनल होती हैं? यस। क्या अपर ट्रोपोस्फेरिक है तो उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? जी हां। सर ये कौन सी दिशा में बहने वाली हैं? सर आप जियोस्ट्रोपिक विंड्स हैं तो वेस्टर्ली विंड्स हैं। क्या यहां पे परमानेंट होती हैं 30 डिग्री नॉर्थ पे, 60 डिग्री नॉर्थ पे? क्या ये बाउंड बाय लो वेलोसिटी विंड्स हैं? यस सर, ऊपर के हिस्से में और नीचे के हिस्से में लो वेलोसिटी विंड्स हैं, बट बीच वाला हिस्सा जो है वो तेज बह रहा है। और अगर अभी भी किसी को डाउट है तो वो ये समझ सकता है कि अगर कोई नदी बह रही है, उस नदी के किनारों पे देखोगे तो स्पीड कम होगी, बीच में नदी का पानी तेज बहाव से बहता है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता, राइट। देन अब आता है एक कॉन्सेप्ट जो आपको समझने की कोशिश करनी है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं थर्मल ग्रेडियंट विंड्स। जब मैं जेट स्ट्रीम की बात करता हूं तो जेट स्ट्रीम्स आर नथिंग बट द थर्मल ग्रेडियंट विंड्स। ये थर्मल ग्रेडियंट विंड्स हैं। अब थर्मल ग्रेडियंट विंड्स क्या होता है, इसको एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। अगर आपको यह समझ में आ गया तो आपको जेट स्ट्रीम में आज के बाद कभी डाउट नहीं आएगा। इससे मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जेट स्ट्रीम आखिर जन्म क्यों लेती हैं, ओरिजिन क्या है जेट स्ट्रीम का, ओरिजिन कहां है और क्यों है। अब देखें, कोई भी हवा जब चलती है तब उस विंड के चलने के लिए उसको रिक्वायर्ड होता है प्रेशर ग्रेडियंट। हमने समझ लिया। ये प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है कब? जब उसे मिले क्या? टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब उसी टेम्परेचर ग्रेडियंट को समझने की हम कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं ये एक आइडियल सिचुएशन है, एक आइडियल सिचुएशन जहां पे इक्विनॉक्स पे कौन है? सूरज है।
इक्वेटर पे सन की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, अब वो देखते हैं कैसे ये प्रभाव डालेगा। देखो बच्चा, मान लीजिए दिस इज इक्वेटर। इक्वेटर सर, इक्वेटोरियल रीजन में पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा सर, इक्वेटर पे तो एयर की क्या होती है, राइजिंग होती है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे सर प्रेशर कौन सा है, लो प्रेशर। एयर की क्या है, राइजिंग है। जैसे ही यहां पे ये राइज कर रहा है, दिस इज द राइजिंग ऑफ द एयर। यहां पे ये राइज कर रहा है, चलिए राइज कर रहा है। अब एक बात बताओ, मैं तुमसे सिंपल सीधी भाषा में बात पूछने की कोशिश करता हूं कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में, बाकी सारे फैक्टर भूल जाओ, सिर्फ सन जो है इक्वेटर पे है, दोनों पे टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा या अलग होगा? मेरा दिमाग कहता है कि इन दोनों का जो टेम्परेचर है दैट वुड बी सेम। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पे जो टेम्परेचर होगा दैट विल रिमेन सेम। कोई शक नहीं है, बिल्कुल सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तापमान सेम है तो जो हवा राइज कर रही है उसके राइजिंग की जो रेट है वो भी क्या होगी सर, सेम होगी। जो राइजिंग हो रही है, द राइजिंग रेट विल ऑल्सो बी दी सेम। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये हवा ऊपर जा रही है, इसके सरफेस पे तो प्रेशर भले ही लो हो, बट इसके सरफेस पे प्रेशर तो भले ही लो हो, यहां पे कौन सा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर। अपर ट्रोपोस्फेयर में कौन सा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर। तो दोनों में प्रेशर डिफरेंस नहीं है, तो किसी प्रकार की कोई हवा चल सकती है इनके बीच में? सर, कोई हवा इनके बीच में नहीं चलेगी, ये तो तय है। इक्वेटर तो हो गया, इक्वेटर का काम तो तमाम। अब सर 30-35 डिग्री पे देखते हैं क्या हो रहा है। 30 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री नॉर्थ आइडियल सिचुएशन है। मैं कहता हूं सर ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट है। यहां पे प्लीज टेक केयर ऑफ अ फैक्ट कि आइडियल सिनेरियो बहुत गौर से समझना, एंड बिलीव इन मी आपको सारी कहानी समझ में आएगी। सब ट्रॉपिकल रीजन है। सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो एयर है उसका क्या होता है सर, एयर का सबसिडेंस होता है, यानी कि हवा नीचे की ओर आती है। सर ये मान लीजिए, ऐसे देख लेता हूं सर, ये मान लीजिए 35 डिग्री नॉर्थ है एंड दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ, और यहां पे मैंने एक हवा का कॉलम लिया, एक कॉलम मैंने यहां पे लिया, ये एक कॉलम मैंने यहां पे लिया। अब मुझे एक बात का जवाब देना, 30 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री नॉर्थ, दोनों जगहों पे हवा कहां आ रही है? दोनों जगहों पे सर हवा तो नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, सिंकिंग है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हवा सिंक कर रही है, नो डाउट अबाउट दैट, सिंक कर गई। अब एक बात बताओ, टेम्परेचर अगर मैं देखूंगा तो आइडियली ज्यादा किसका होना चाहिए? सर 30 डिग्री नॉर्थ इज क्लोज टू इक्वेटर, इक्वेटर के क्लोज है, बिल्कुल। अगर ये क्लोज टू इक्वेटर है तो यहां पे टेम्परेचर क्या होगा सर, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। सर जहां ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां पे क्या सिंकिंग या सबसिडेंस इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? सर वहां पे सबसिडेंस जो है वो कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली क्या होगा, स्लो होगा, कंपैरेटिवली स्लो होगा। क्यों? क्योंकि जो हवा ऊपर से नीचे आ रही है उसको नीचे से जो हवा मौजूद है वापस ऊपर धकेल देती होगी, है ना? यहां पे फटाफट से सिंकिंग हो गई, बिल्कुल सही बात है। अब मैंने आपको बोला कि आप एक काम करो, इस लेवल पे देखो, सेम लेवल आपने देखा, पोजीशन ए एंड पोजीशन बी, कहां पे आपको लग रहा है कि हवा बहुत जल्दी नीचे की ओर आ जाएगी? हवा बहुत जल्दी नीचे की ओर आ जाएगी सर, बी में हवा जल्दी नीचे आएगी क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कम है, और जहां टेम्परेचर कम होता है वहां पे हवा नीचे की ओर आती है। तो अगर यहां पे हवा ज्यादा जल्दी नीचे आ गई तो ऊपर हवा कंपैरेटिवली क्या हो गई, कम। तो सर इस जगह पे अपर ट्रोपोस्फेयर में प्रेशर रह जाएगा लो। बट जबकि सर यहां क्या हो रहा है, हवा सारी की सारी ऊपर ही मौजूद है, अभी नीचे आ नहीं पा रही है। जब नीचे नहीं आ पा रही तो हवा का एक्यूमुलेशन ऊपर हो गया, तो यहां पे प्रेशर बन गया हाई। तो अब एक बात बताओ, 30 और 35 डिग्री के बीच में
जो ये टेम्परेचर का डिफरेंस था, जो थर्मल ग्रेडियंट था, इस थर्मल ग्रेडियंट की वजह से क्या अपर ट्रोपोस्फेयर में प्रेशर ग्रेडियंट का डेवलपमेंट हुआ? जी हां। इस प्रेशर ग्रेडियंट से क्या कोई हवा चलेगी? जी हां सर, ये जो हवा चलेगी यही वो हवा है जिसको आप किस नाम से जान रहे हैं? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। ये 30 से 35 में चलती इसीलिए है क्योंकि यहां पे थर्मल ग्रेडियंट की प्रेजेंस है। यहां पे क्या मिलता है इन्हें? थर्मल ग्रेडियंट मिलता है। दोबारा एक बार सुन लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। देन अगर नहीं सुन सकते हैं दोबारा तो अगले भाग में और क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगा। 60 डिग्री 65 डिग्री देखते हैं यहां पे क्या है भाई। सर 60 डिग्री का जो लैटिट्यूड है यहां पे तो हवा की राइजिंग होती है, 65 डिग्री पे भी हवा की राइजिंग है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा है, यहां टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है क्योंकि ये पोल्स के पास है। जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां राइजिंग फास्ट होगी या स्लो होगी? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखना है, फास्ट होगी या स्लो होगी? सर बहुत फास्ट होगी। जब बहुत फास्ट होगी तो यहां से हवा ऊपर अगर चली गई जल्दी जल्दी तो इस जगह पे प्रेशर कौन सा हो जाएगा? सर हाई प्रेशर। यहां सर हवा जा तो रही है बट बड़ा ही धीरे धीरे जा रही है, इसलिए यहां पे प्रेशर होगा लो प्रेशर। इस वजह से इस जगह पे भी आपको क्या दिखाई देगी? एक जेट स्ट्रीम दिखाई देगी। तो दो जेट स्ट्रीम की लोकेशन किस कारणवश आती है? क्योंकि जो हम लैटिट्यूड 30 35 और 60 65 देखते हैं वहां पे थर्मल ग्रेडियंट है। आइडियल कंडीशन में वहां थर्मल ग्रेडियंट है, इस वजह से उस कारण से वहां पे कुछ हवाएं चलने लगती हैं। फिर ऐसे भी इमेजिन करना मुश्किल है कि ये हवा आ कहां से रही है, कौन सी हवा है जो यहां पे मिल रही है, या इसका अलग डिपिक्शन क्या है। तो मैं आपको एक बहुत खूबसूरती से समझाने की कोशिश करूं तो देखो हुआ क्या था। अगर मान लो 30 डिग्री और 35 डिग्री की बात करते हैं तो 30 डिग्री पे हवा नीचे की ओर गिरना चाह रही है, इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूं। 30 डिग्री पे हवा नीचे की ओर गिरना चाह रही है, 35 पे भी हवा नीचे की ओर गिरना चाह रही है। कहां पे जल्दी गिरेगी? सर जहां तापमान कंपैरेटिवली ठंडा होगा, जो इक्वेटर से दूर होगा। सर 35 पे जो सब्सिडेंस है वो फास्ट है, तो यहां पे सब्सिडेंस फास्ट हो गया, सर बहुत फास्ट हो गया, तो इस जगह पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। और यहां पे सर सब्सिडेंस बहुत स्लो है, इसका मतलब यहां पे हवा का क्या हो गया? एक्यूमुलेशन हो गया। इस कारण से इस जगह पे हाई प्रेशर है और इस जगह से लो प्रेशर। तो जो ये बची हुई हवा एक्यूमुलेट हुई है इस रीजन के अंदर, यही हवा किस रूप में चलने लगती है? जेट स्ट्रीम के रूप में चलने लगती है। और यहां पे भी सिमिलर सिनेरियो आपको दिखाई देगा कि जो हवा ऊपर जा रही थी यहां पे तो हवा ऊपर आ गई। क्यों ऊपर आ गई? क्योंकि इस हवा को आपको दिखाई देगा कि ये हवा क्या है, ऊपर जल्दी चढ़ जाएगी, जबकि ऊपर वाली हवा 65 पे हवा कंपैरेटिवली स्लो ऊपर राइज कर रही है। तो इस जगह पे लो प्रेशर और यहां पे हाई प्रेशर, और जो हवा एक्यूमुलेट हुई वो कुछ हवा किस मात्रा में घूमने लगी? जेट स्ट्रीम की भावना से घूमने लगी। यही होता है जेट स्ट्रीम का जन्म। जन्म समझना बहुत जरूरी है, जिसको हम थर्मल ग्रेडियंट विंड के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। अब हमें जेनेसिस पता लग गया, अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है। जैसा कि जेट स्ट्रीम्स को अगर आप हमेशा याद रखना चाहते हैं तो याद रखें कि ये थर्मल ग्रेडियंट विंड है। अगर थर्मल ग्रेडियंट विंड हुई तो इसका मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस विल जनरेट प्रेशर का डिफरेंस एंड इट विल जनरेट सर्टेन विंड्स। ठीक है सर। और अगर टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा तो प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होगा, तो विंड्स भी क्या होंगी? बहुत तेजी से चलेंगी। अगर मैं दो जेट स्ट्रीम्स लेता हूं, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट और पोलार फ्रंट जेट, अगर ये दो जेट स्ट्रीम्स मैं ले रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि पोलर रीजन में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ये हम अपनी क्लासेस के अंदर बताते हैं, आप एक बार इसको सर्च कर लीजिएगा, बट आई डोंट हैव मच टाइम टू एक्सप्लेन यू दिस। एल्बिडो के कॉन्सेप्ट को यहां पे यूज किया जाता है। पोलर फ्रंट जेट में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो ज्यादा है। अगर यहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा है तो प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, तो विंड वेलोसिटी भी ज्यादा है।
इसका मतलब ये है पोलर फ्रंट जेट जो होगी वो कंपैरेटिवली क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी देन दी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। वो कंपैरेटिवली वीक होती हैं। ऐसा नहीं है वीक है तो 10 किलोमीटर में ही है ना, वीक नहीं है स्ट्रॉन्ग, बट पोलर फ्रंट के मुकाबले कम स्ट्रॉन्ग है। अब यहां पे एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ। अब आप बोलोगे सर यहां हाई प्रेशर क्यों लिखा है? ये जो भी प्रेशर लिखे गए हैं ये सब अपर ट्रोपोस्फेयर के प्रेशर हैं, अपर ट्रोपोस्फेरिक प्रेशर हैं। बिल्कुल सही, मैंने पहले ही मेंशन कर रखा है यहां पे, दे ऑल आर दी अपर ट्रोपोस्फेरिक प्रेशर। फेयर इनफ। अब यहां पे अगर आप देखें 30 डिग्री के अपर ट्रोपोस्फेयर पे प्रेशर कौन सा था सर? 30 डिग्री के अपर ट्रोपोस्फेयर पे प्रेशर हाई है और 35 डिग्री के अपर ट्रोपोस्फेयर पे प्रेशर लो है। सर यहीं पे देख सकते हैं 30 डिग्री के अपर ट्रोपोस्फेयर पे प्रेशर हाई और लोअर ट्रोपोस्फेयर पे प्रेशर, और अपर ट्रोपोस्फेयर पे 35 डिग्री के अपर ट्रोपोस्फेयर के लो प्रेशर। सर 30 डिग्री पे और 35 डिग्री पे यहां पे हाई प्रेशर, यहां पे लो प्रेशर। विंड चलनी चाहिए थी सीधी, हवा बहुत तेज चल रही है, कोरियोलिस फोर्स लगेगा, डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स राइट। सर ये विंड इस तरीके से चलने लगेंगी अपर ट्रोपोस्फेयर में। इन्हें ही हम जेट स्ट्रीम्स और वेस्टर्लीज के नाम से जानेंगे। इन्हें ही हम किस नाम से जानते हैं? जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है जेट स्ट्रीम की मीएंडरिंग का। जेट स्ट्रीम हमने देखा कि थर्मल ग्रेडियंट के कारण जेट स्ट्रीम का जन्म होता है। बट अगर ये थर्मल ग्रेडियंट के कारण है तो थर्मल ग्रेडियंट तो आप समझ सकते हैं एक बात कि जो लैंड और सी है उनके डिफरेंशियल के साथ चेंज होगा। जब मैं टेम्परेचर डिफरेंस की बात करता हूं, आपको पता है इस धरती के ऊपर लैंड और सी है उनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, और उनके ऊपर तापमान का जो परिवर्तन होता है वो भी अलग अलग है। धरती बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, पानी के साथ ऐसा नहीं होता। तो यहां पे अगर डिफरेंशियल लैंड एंड सी है तो क्या डिफरेंशियल तापमान में टेम्परेचर ग्रेडियंट दिखाई देगा? जी हां सर, ये जेट स्ट्रीम चल रही थी, लैंड था, बीच में सर ओशियन आ गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट हो गया तो सर ये नीचे की ओर आ गई। सर वापस लैंड आ गया, सर ये थोड़ा ऊपर की ओर आ गई, सर इस तरीके से नीचे की ओर आ गई। मतलब बेसिकली ये है कि जब तक हम बात करेंगे इस पूरे प्रोस्पेक्ट की, तब आपको समझ में आएगा कि जो ये जेट स्ट्रीम है इनके अंदर मिएंडरिंग होती है। और ये मिएंडरिंग जो है, दिस मिएंडरिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ फैक्ट कि धरती के ऊपर डिफरेंशियल लैंड एंड सी है, डिफरेंशियल लैंड एंड सी है। ठीक है, और इस वजह से तापमान के अंदर परिवर्तन भी अलग अलग है और इस कारण से ये मिएंडर करती है। मिएंडरिंग इन जेट स्ट्रीम्स को रॉस्बी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। इनको किस नाम से जानते हैं? रॉस्बी वेव्स, जो कि सर्पिलाकार मैनर में आगे बढ़ती हुई क्या है? ये जेट स्ट्रीम्स हैं। ये बात समझने के बाद अब मुझे अगला कॉन्सेप्ट जो समझना है वो ये है कि जैसे कि मैंने बोला कि जेट स्ट्रीम्स जो हैं ये थर्मल ग्रेडियंट विंड हैं और 30-35 डिग्री लैटिट्यूड के साथ जुड़ी हुई हैं। आप अगर गौर से देखोगे तो जेट स्ट्रीम का प्रेजेंस आपको कहां दिखाई देगा? इट विल बी फाउंड बिटवीन हेडले सेल एंड फेरल सेल। सेकेंड, इट इज फाउंड बिटवीन फेरल सेल एंड पोलर सेल। इस तरीके से हेडली सेल और फेरल सेल और पोलर सेल के बीच में ये हवाएं चल रही हैं। ठीक है, अब सर एक बात बताओ, ये तो आपने सेलुलर मॉडल बता दिया, बट क्या ये जो मॉडल है विद अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन, जब सन का अपेरेंट मूवमेंट होगा, जब सन का अपेरेंट मूवमेंट होगा, तब क्या मैं कह सकता हूं कि ये बेल्ट शिफ्ट करेंगी? बिल्कुल सही बात है। और अगर बेल्ट शिफ्ट करेंगी तो क्या ये जेट स्ट्रीम की लोकेशन शिफ्ट करेगी? यस। और अगर इसका अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन इज नॉर्थ तो जेट स्ट्रीम भी कहां मूव करेगी? जेट स्ट्रीम भी कहां ट्रेवल करेगी? टुवर्ड्स नॉर्थ। सही बात है सर, इसमें क्या बड़ा तीर मार दिया, क्योंकि अगर वो नॉर्थ जा रहा है तो जेट स्ट्रीम कैसे बोलेगी कि मैं साउथ आ जाऊं, इतनी हिमाकत कैसे कर सकती है? सो जेट स्ट्रीम कहां जाएगा? टुवर्ड्स नॉर्थ, ये भी पता लग गया।
एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू हियर अबाउट जेट स्ट्रीम। ठीक है, आपने अपेरेंट मूवमेंट जेट स्ट्रीम के बारे में देख लिया। आप एक चीज ये भी तो जाने, जो जेट स्ट्रीम्स हैं, जेट स्ट्रीम्स जो हैं ये 3 डायमेंशनल इन नेचर हैं। जब ये मिएंडर करेगी, ध्यान से सुनना, जब ये मिएंडर करेगी मतलब इस तरीके से आगे आके इस तरीके से जाएगी, तो क्या जब मान लो ये इस तरीके से मिएंडर कर रही है, तो जब इस तरीके से मिएंडर कर रही है तो इसके अंदर हवा डेप्थ है, तो हवा कैसे ऊपर राइज करेगी, फिर मुड़ गई, फिर जब ये मिएंडर करके नीचे की ओर जाएगी, हवा की डेप्थ भी है तो नीचे भी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि हमें जेट स्ट्रीम को अगर समझना है तो इट विल लुक लाइक दिस व्हेन जेट स्ट्रीम्स डू मिएंडर। जहां पे आपको विड्थ तो दिख ही रही है, बट उसके साथ साथ डेप्थ भी है, डेप्थ भी है। तो मतलब जेट स्ट्रीम जब मूव करती है, मिएंडर करती है, तब इस मिएंडरिंग को आप इस तरीके से नहीं देख सकते। ये मिएंडरिंग में जब ये ऊपर जा रही है तो हवा भी कहां जा रही होगी, ऊपर की ओर जा रही होगी, और अगर ये नीचे आ रही है तो हवा का कुछ हिस्सा कहां आ रहा होगा, नीचे भी आ रहा होगा। एक बात, क्या ये लैटिट्यूड मैनर के अंदर, लैटिट्यूड मैनर के अंदर मिएंडर करती है, मतलब इस तरीके से है कि ये रहा आपका इक्वेटर, ये है 30 डिग्री नॉर्थ, अब ये 30 डिग्री से लेके कहां जा रही है, 35 तक, बिल्कुल ठीक है सर। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर ये मिएंडरिंग बढ़ गई, इसका मतलब आप दूर के लैटिट्यूड तक जा सकते हैं और नीचे के लैटिट्यूड तक आ सकते हैं। दिस इज व्हाट आई प्लान टू एक्सप्लेन यू हियर, कि इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर अगर आप बात करेंगे तो जो ये जेट स्ट्रीम है, ये जो जेट स्ट्रीम है मेरे दोस्तों, दिस जेट स्ट्रीम इज ट्रेवलिंग अप, यहां पे जो हवा है वो ऊपर जा रही है, और जब ये मिएंडर का दूसरा हिस्सा आएगा तो ये हवा कहां की ओर आएगी, नीचे की ओर आएगी। क्यों? क्योंकि जेट स्ट्रीम के अंदर डेप्थ है। अब ऐसा देखा जाता था कि भले ही जेट स्ट्रीम खुद तापमान के ग्रेडियंट के कारण, प्रेशर ग्रेडियंट जो डेवलप हुआ है उस कारण से जनरेट हुई है, नो डाउट, बट क्या इनका प्रभाव धरती के ऊपर भी होता है? जी हां, इनका प्रभाव सरफेस पर भी देखा जाएगा। कैसे सरफेस पे इनका प्रभाव होगा वो देखने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई जेट स्ट्रीम इस तरीके से मूव कर रही है और अचानक से नीचे की ओर आने लगी, तो जब ये मुड़ रही है, मुड़ रही है तो इसका कुछ हिस्सा कहां की ओर गिरने की कोशिश करेगा, नीचे की ओर गिरने की कोशिश करेगा। और जब ये नीचे की ओर गिरेगा तो सरफेस पे कौन सा प्रेशर डेवलप हो जाएगा बच्चे, हाई प्रेशर। मतलब ये क्या खूबसूरत कहानी है कि एक हवा जो ऊपर चल रही है इस तरीके से मिएंडर करते हुए, बट वो इस तरीके से मिएंडर कर रही है जब, तब ये ऊपर और नीचे भी हो रही है, क्योंकि 3 डायमेंशनल है नेचर में। और अगर इनका हिस्सा नीचे की ओर गिरता है तो इवेंचुअली यहां पे कौन सा प्रेशर डेवलप होगा, हाई प्रेशर का डेवलपमेंट होगा। ये बात आपको याद रखनी है, द प्रेशर हेयर वुड बी हाई। और जब ये ऊपर की ओर चढ़ेगा तो क्या ये नीचे से हवा को खींचेगा ऊपर की ओर, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से हवा ऊपर की ओर पुल की जाएगी, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल हेयर द डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर, हेयर वी विल हैव डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर। सो एक जगह हाई प्रेशर, एक जगह लो प्रेशर, और हाई और लो प्रेशर अगर बन रहे हैं तो क्या इंपैक्ट सरफेस पे हो रहा है? जी हां सर, हो रहा है सर। जहां सरफेस पे हाई प्रेशर है वहां पे ऊपर से हवा नीचे की ओर दबाने की कोशिश करती है, जहां सरफेस पे लो प्रेशर है वहां हवा जो जेट स्ट्रीम है नीचे से हवा ऊपर की ओर लेके जाने की कोशिश करती है। दिस यू नीड टू रिमेंबर। सो अब अगर हम जेट स्ट्रीम की बात करें तो जेट स्ट्रीम की जो डेफिनेशन है वो क्या है? जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं वो सरकम पोलार है, मतलब धरती के अराउंड इस तरीके से घूम रही हैं, बिल्कुल ठीक है। दे आर कंसंट्रेटेड बैंड्स ऑफ मिएंडरिंग, यस, बैंड मतलब इस तरीके का बैंड है, कंसंट्रेटेड मतलब इसके अंदर कौन है, हवा है, हाई वेलोसिटी पे है, बिल्कुल सही बात है, बहुत तेजी से बहती हुई है। कहां से कहां चल रही है सर, वेस्ट टू ईस्ट चल रही है। कैसी विंड है सर, जियोस्ट्रॉफिक विंड है, जियोस्ट्रॉफिक विंड है। और क्या ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर में डिफरेंस है सर? ये जो दो लेयर हैं वो सराउंडिंग के साथ फ्रिक्शन कर रही हैं, इस वजह से बीच वाली लेयर की वेलोसिटी ज्यादा है। और कहां पे हैं सर, अपर लेवल पे हैं।
कहाँ कैसी हैं सर? वेस्टर्लीज हैं। ये हो गई पूरी डेफिनेशन जेट स्ट्रीम्स की। और कैसे जनरेट होती हैं सर? थर्मल ग्रेडियंट विंड की वजह से इनका ओरिजिन होता है। और उसके साथ साथ अगर मैं रिवाइज करूं, क्या इनका अपेरेंट मूवमेंट होता है सन के साथ? यस। क्या जेट स्ट्रीम्स परमानेंट और टेम्परेरी दोनों हैं? जी हां। अभी तक हमने कौन सी देखी हैं सर? परमानेंट। परमानेंट में कौन कौन सी हैं सर? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट और पोलार फ्रंट जेट। अब सर इनका मुझे एप्लीकेशन भी बता दिया जाए। इनका एप्लीकेशन क्या है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले इस चीज को समझें। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक माइंड मैप है जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सो दैट आपको पीडीएफ का बार बार वेट ना करना पड़े, है ना? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, नाउ जेट स्ट्रीम्स की बात करें तो सबसे पहले दे आर अपर ट्रोपोस्फेरिक हाई वेलोसिटी वेस्टर्ली विंड। परफेक्टली क्लियर सर। जेट स्ट्रीम्स आर बाउंड बाय लो वेलोसिटी विंड। यस। 3 डायमेंशन होती हैं बिल्कुल। डेप्थ कितनी है? 2 से 3 किलोमीटर। विड्थ 100 किलोमीटर। लेंथ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। कैसे जन्म होता है सर? थर्मल ग्रेडियंट विंड है। कहां मिलती है? हेडली फेरल सेल के जंक्शन पे, फेरल और पोलर सेल के जंक्शन पे। हीट डोम क्या है सर? हीट डोम जेट स्ट्रीम का एक एप्लीकेशन है, वो अभी मैं बताऊंगा। ठीक है सर। क्या क्रिएट करती हैं सर? हाई प्रेशर और लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट करती हैं। कहां पे सर? सरफेस पे। कैसे सर? इस तरीके से। जब ये इस तरीके से चल रही है ऊपर की ओर, तो यहां से हवा नीचे से ऊपर की ओर आएगी, तो यहां पे कौन सा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर। और ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी, तब यहां पे कौन सा प्रेशर बनेगा सर? हाई प्रेशर। बहुत ही बढ़िया, शानदार, एकदम बढ़िया, दमदार बात समझ में आ गई। देन सर ये कौन किस किस तरीके की हैं सर? परमानेंट है और टेम्परेरी है। परमानेंट में सर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स एंड पोलर जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहां पे है सर? नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में। एंड परमानेंट जेट स्ट्रीम में पोलर जेट स्ट्रीम 60 डिग्री और 65 डिग्री पे। कहां कहां पे सर? नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में। दोनों में से स्ट्रोंगर कौन है सर? दिस वन इज दी स्ट्रोंगर जेट। एंड सर क्या ये मिएंडर करती हैं? बिल्कुल सही बात है, मिएंडर करती हैं। इस कारण से इन्हें रोस्बी वेव्स कहते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, इन्हें रोस्बी वेव्स कहा जाता है। क्यों बह रही हैं सर? लैंड और सी का डिफरेंशियल है, इस वजह से ये मिएंडर करती हैं। तो सारे जितने भी सवाल थे जेट स्ट्रीम के वो हो गए हैं कि आखिर ये है क्या। ठीक है। और अभी किसी को ये लगना नहीं चाहिए कि ये 60 डिग्री से 65 डिग्री और 30 और 35 डिग्री के ऊपर ही क्यों चल रही हैं। उसका एक और खूबसूरत सा एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दे सकता हूं। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। मान लो ये एक डायग्राम है जहां पे एक एयर मास है इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन में। ये कौन सा एयर मास है सर? वार्मर। ठीक है सर। एक एयर मास है पोलर रीजन में। कौन सा एयर मास है सर? कोल्डर एयर मास है। चलो ठीक है सर, एक काम करते हैं। मैंने ऐसा बोला कि ये एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री के ऊपर का जो एयर मास है, अरे इस बाउंड्री के ऊपर का जो एयर मास है दिस इज कोल्ड। नीचे का एयर मास है वो है वार्म। बहुत ध्यान से जवाब देना मुझे, ठीक है बच्चा? वार्म एयर मास की टेंडेंसी क्या होगी? राइज करने की या नीचे बैठने की? सर वार्म एयर मास तो राइज करने की कोशिश करेगा। राइज करेगा तो वार्म एयर मास के अपर ट्रोपोस्फेयर पे प्रेशर क्या होगा सर? हाई होगा। मतलब यहां पे प्रेशर क्या है? हाई है। कोल्ड एयर मास की टेंडेंसी क्या होगी सर? नीचे बैठने की। तो अपर ट्रोपोस्फेयर पे प्रेशर क्या होगा? लो प्रेशर होगा। समझ गए सर? अब एक बात बताओ, कहने का मतलब यह हुआ कि एक जगह ऐसी है जहां पे प्रेशर है लो और एक जगह ऐसी है जहां पे प्रेशर है हाई। ये लो प्रेशर इसलिए है क्योंकि ये जो लो प्रेशर है, ये जो हाई प्रेशर है, ये दोनों अपर ट्रोपोस्फेरिक हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार मार्क करके ये बात बोल रहा हूं। स्टार मार्क, स्टार मार्क, स्टार मार्क, स्टार मार्क। ये अपर ट्रोपोस्फेरिक है। जब सरफेस पे लो प्रेशर है तो ऊपर हाई, जब सरफेस पे हाई है तो ऊपर लो। सीधी कहानी है, खत्म गेम। यहां पे अगर हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, हवा सर इस तरीके से चलनी चाहिए। बट सर हवा जब ऐसे चलने लगेगी
तो अपर ट्रोपोस्फेयर में है, तेज चल रही है तो इधर चलेगी और फाइनली इस डायरेक्शन में बहने लगेगी। और इसी को आप किस नाम से जान लेंगे सर? जेट स्ट्रीम। और अगर आप इसको जेट स्ट्रीम कह देंगे, अगर आप इसको जेट स्ट्रीम कह देंगे, मेरे दोस्तों, अगर ये जेट स्ट्रीम है तो इसके नीचे का जो एयर मास है वो कैसा है सर? नीचे का एयर मास वार्म है और ऊपर का एयर मास कैसा है सर? ऊपर का एयर मास कोल्ड है। अब एक बात बताओ, क्या ऐसा आपको दिख नहीं रहा यहां पे? नीचे का एयर मास वार्म, ऊपर का एयर मास कोल्ड, बीच में कौन बह रही है? ये जेट स्ट्रीम। बीच में कौन बह रही है? ये जेट स्ट्रीम। बस यहां पे आपको क्या दिखाई देगा? मिएंडरिंग दिखाई देगी। और जब मिएंडरिंग दिखाई देगी तो उस मिएंडरिंग के कारण जब ये हिस्सा नीचे की ओर आ रहा होगा तब यहां पे प्रेशर हाई हो जाएगा, और जब ये ऊपर की ओर जा रहा होगा तो प्रेशर लो हो जाएगा। सो दैट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, राइट? चलिए, ये बात समझ में आ गई है तो हम बहुत ही क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब हमें जेट स्ट्रीम का एप्लीकेशन देखना है। एक एप्लीकेशन जो कि सबसे फेमस है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ जेट स्ट्रीम विद इंडियन मॉनसून। देखिए होता क्या है, अब मैं आपको सीधा यहां पे लेके आता हूं ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। देखिए, ये रहा जेट स्ट्रीम्स का एप्लीकेशन। सबसे पहले, जब भी जेट स्ट्रीम्स ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जेट स्ट्रीम्स जो हैं उनका मूवमेंट जो है वो चेंज होगा, वेदर की एक्सट्रीमिटीज को क्रिएट करेंगी। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ध्यान से सुनना, जब भी जेट स्ट्रीम चल रही है तो वो किसके कारण से है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण कौन आता है सर? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट के कारण कौन आता है सर? जेट स्ट्रीम। और अगर ये ज्यादा तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये भी तेज होगी। और अगर मैं आपको एक सीधा सिंपल सवाल दूं, आपके पास एक बाइक है, आप उसको बहुत ही तेज स्पीड से सीधी लाइन में चला दें, यू विल बी एबल टू डू इट फॉर श्योर, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे। फिर मैं आपको एक और बात बोलूं कि आपके पास बाइक है, आप उसको 10 की स्पीड पे चलाओ और बहुत पैर नीचे नहीं लगना चाहिए, आप अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए क्या करोगे? मुड़ने लगोगे। तो इसका मतलब यह है, जो जेट स्ट्रीम है उसके अंदर जो मिएंडरिंग है, वो मिएंडरिंग किस पे डिपेंड करती है सर? मिएंडरिंग जेट की स्पीड पे डिपेंड करती है। और स्पीड किस पे डिपेंड करती है सर? टेम्परेचर ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, ज्यादा स्पीड होगी तो मिएंडरिंग कम, अगर टेम्परेचर कम तो स्पीड भी कम, स्पीड कम तो मिएंडरिंग ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जेट स्ट्रीम की मिएंडरिंग दो चीजों पे डिपेंड करेगी, वन इज ऑन दी थर्मल कॉन्ट्रास्ट, वन इज ऑन दी थर्मल कॉन्ट्रास्ट। ये याद रखेंगे वर्ड, थर्मल कॉन्ट्रास्ट, एंड सेकेंड वुड बी दी लैंड सी डिफरेंशियल, कि लैंड और सी अलग अलग तरीके से मौजूद हैं जेट स्ट्रीम के अंदर। अब अगर ये मिएंडरिंग बढ़ गई तो क्या मैं कह सकता हूं नीचे का वार्म एयर मास बहुत ऊपर तक चला जाएगा, ऊपर के लैटिट्यूड तक, और ऊपर के लैटिट्यूड का कोल्ड एयर मास बहुत ही नीचे तक आ जाएगा। अभी तो समझाया कि जेट स्ट्रीम कहां पे है? नीचे वार्म एयर मास, ऊपर कोल्ड। अब ये अगर बहुत ज्यादा मिएंडर कर गई तो वार्म एयर मास हायर लैटिट्यूड में, कोल्ड एयर मास लोअर लैटिट्यूड में पहुंच जाएगा, एंड यू विल सी द टेम्परेचर एक्सट्रीमिटीज। अब इस वजह से होता क्या है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो जेट स्ट्रीम्स हैं इनके मिएंडरिंग बढ़ती है और एटमॉस्फेयर के अंदर आपको एक्सट्रीम इवेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इट सेपरेट्स द वार्म एंड कोल्ड एयर जो कि वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनसेट ऑफ इंडियन मॉनसून, देखिए क्या है, ये है भारत, और भारत में मार्च अप्रैल मई के अंदर बहुत ही लार्ज स्केल पे बहुत जम के गर्मी पड़ रही है। ठीक है, बहुत जम के गर्मी है, तो ये लैंड तो हो गया सर गर्म, और गर्म लैंड पे बन गया लो प्रेशर। समुद्र अभी सर इतना जल्दी गर्म नहीं हुआ, इसका मतलब सर यहां पे है हाई प्रेशर।
तो सर मार्च अप्रैल मई में हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये हवाएं चलें और साउथ वेस्टर्न मॉनसूनल विंड बनके भारत की ओर आ जाएं, ऐसा हो सकता है ना। बट प्रॉब्लम क्या हुई, ये प्रॉब्लम है कि मार्च अप्रैल मई के अंदर तो सर बारिशें तो होती नहीं हैं। जो मॉनसून है वो तो भारत में जून के अंदर एंटर करता है। अब ये जून में कैसे है सर, इसका एक सबसे बड़ा लिंक है जेट स्ट्रीम के साथ। और जेट स्ट्रीम मार्च के अंदर भारत में हिमालय के साउथ में होती हैं। हिमालय के साउथ में होने का कारण यहां पे जो हवा है वो इस तरीके से नीचे की ओर आ रही है। यानी कि जब ये सरफेस गर्म हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये जो सरफेस है, दिस सरफेस हैज वार्म्ड अप। ये सरफेस की हवा कहां जाना चाहती है, ऊपर की ओर जाना चाहती है। बट ऊपर से कौन आ रहा है सर, जेट स्ट्रीम की हवा नीचे की ओर आ रही है। तो जो हवा नीचे की ओर आएगी वो नीचे की हवा को ऊपर उठने नहीं देगी। हेंस लो प्रेशर विल नॉट बी क्रिएटेड हेयर। सारी हवाएं बिल्कुल बाल्टी लेके पानी तैयार खड़ी हैं इस पूरे कोस्ट पे, बट एंटर नहीं कर पा रही क्योंकि यहां पे लो प्रेशर नहीं बन पाता, बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर क्रिएटेड बाय द डाउन कमिंग दीज जेट स्ट्रीम्स। बट अब जेट स्ट्रीम का मूवमेंट किसके साथ होता है सर, अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन के साथ जेट स्ट्रीम का मूवमेंट देखा जाता है। और अगर सन का मूवमेंट नॉर्थ होगा तो जेट भी नॉर्थ जाएगी। सर मार्च अप्रैल मई जून तक सन ने जाना है अपर हैंड में, यानी कि नॉर्दर्न साइड में। तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये जेट स्ट्रीम हिमालय को क्रॉस कर जाएगी और सदर्न भाग में चली जाए, नॉर्दर्न भाग में चली जाएगी। जैसे ही ये हिमालय को क्रॉस की वैसे ही यहां पे लो प्रेशर का डेवलपमेंट हो गया एंड ये हवाएं फटाफट से भारत के अंदर एंटर हुई। इसीलिए भारत में मॉनसून का ऑनसेट होता है। जेट स्ट्रीम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड समबडी आस्क्ड मी सर ये ऐसे ही नीचे क्यों आती हैं। ये इट इज एज इट इज। In geography there are certain things which we need to remember like this only, right? नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट जो आज की क्लास का है, जो कि एप्लीकेशन के रूप में देखा जाता है जेट स्ट्रीम की, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट डोम। हीट डोम का मतलब यह है कि अब अगर आप आजकल कनाडा के अंदर देखें तो तापमान में अचानक से बहुत वृद्धि देखी गई। अनयूजुअल टेम्परेचर इंक्रीज इन कनाडा for 4 to 5 days, and sometimes it has been observed that this temperature has reached to around 36 to 38 degrees Celsius even. This is what is given the name as heat dome. हीट डोम में क्या होता है, मान लीजिए आप एक ऐसे सरफेस पे हैं जिसके बाजू में है ओशन, यहां पे है ओशन और गर्मियों का समय है, ये सरफेस है वार्म सरफेस है। वार्म सरफेस से हवा क्या होती है, राइज होती है। अब हवा यहां से आ रही है, दिस इज द मॉइस्चर लेडन विंड। ये विंड है, हवा आके इस रीजन से ऊपर उठने की कोशिश करेगी। यहां से समुद्र से आई, ऊपर उठने की कोशिश करेगी। अब होता क्या था कनाडा में, ये हवा ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाएगी तो यहां पे क्या बनेंगे, ऊपर उठने के कारण यहां पे बनेंगे सर बादल और बादलों से हो जाएगी बारिश। सर सिंपल सा फंडा है। बट अब हुआ ये कि जब ये हवा ऊपर उठने लगी उससे पहले क्या हो गया, ये हवा कैसी थी सर, दिस इज वार्म विंड, क्योंकि सर गर्मी है, गर्म हवा है, ऊपर जाएगी, है ना, ऊपर जाएगी बारिश कर देगी, जिंदगी सुकून में है। अब क्या हुआ, इस सुकून को खराब करने के लिए आ गया जेट स्ट्रीम। ये इस तरीके से जेट स्ट्रीम का एक हिस्सा इस एरिया के ऊपर आ गया। अब अगर जेट स्ट्रीम इस तरीके से ऊपर डेवलप हो गई तो इसका कुछ हिस्सा कहां आने लगेगा, नीचे। अब बादल तो बने नहीं, अब ये बादल तो बनेंगे नहीं, इन बादलों की जगह कौन ले गया, इन बादलों की जगह नीचे की ओर गिरता हुआ जेट स्ट्रीम का ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ऊपर से हवा कहां की ओर आएगी, नीचे की ओर। फटाफट जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। क्या ये जो वार्म विंड है
ये राइज कर पाएगी? यस और नो? आई एम वेटिंग, 1 मिनट दे रहा हूं, लिख दीजिएगा सोच के। ये हवा राइज नहीं कर पाएगी। और अगर ये हवा राइज नहीं कर पाई, ये वाली हवा क्या हो गई? दिस एयर इज ट्रैप्ड। ये हवा ट्रैप हो गई। ट्रैप कौन सी हवा हुई? वार्म। और ऊपर से जो ये वाली हवा ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे आने पे हवा का तापमान क्या हो जाता है? इंक्रीज। तो यहां पे इस एरिया में जो ये डोम बना, इस एरिया में जो ये डोम बनेगा, ये जो डोम बनेगा, इस डोम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैसी हवा ट्रैप होगी? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वार्म विंड होगी। इस कारण से इसका तापमान क्या हो जाएगा? इंक्रीज। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट डोम। अब मैं इसकी तस्वीर आपको दिखा देता हूं, देखें। इन समर द जेट स्ट्रीम शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड, ठीक है सर। हॉट एंड स्टेगनेंट एयर एक्सपेंड अपवर्ड, ठीक है, हॉट एयर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। स्ट्रॉन्ग एंड हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक कंडीशन कंबाइन विद इंफ्लुएंस फ्रॉम लानीना। लानीना एक कंबाइनिंग इवेंट है। अब ऊपर से नीचे की ओर हवाएं आने लगी। प्रोसेस नोन एज कन्वेक्शन, जो ये कन्वेक्शन के रूप में जाना चाहिए था, अब हाई प्रेशर इसको वापस क्या कर देगा? नीचे की ओर भेज देगा। जब ये नीचे की ओर आएंगी तो ये हवा कंप्रेस होगी, इसकी एडियाबैटिक हीटिंग होगी, और इस एरिया के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? एक हॉट एयर मास का डेवलपमेंट हो जाएगा, जिस वजह से द टेम्परेचर विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होती है, थर्मल ग्रेडियंट विंड क्या है? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर दैट आई कुड हैव डिलीवर्ड फॉर यू एज फार एज जेट स्ट्रीम्स आर कंसर्न्ड। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं, एंड प्लीज डू रिस्पॉन्ड टू दी questions that I have asked from you in this lecture. We'll see you in next lecture with some good quality content. Thank you so much. Goodbye.